हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज़ क्या होती हैं और इसके टाइप्स कौन-कौन सी हैं? यानी आजकल कौन-सी मॉडर्न और ट्रेडिशनल सर्विसेज़ जो है वो हमें प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, उनको हम मतलब एक इसका सिंपल मतलब होता है ऐसे सर्विसेज़ जो पैसे को सेव, इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट और मैनेज करने में हेल्प करें, उन सर्विसेज़ को हम फाइनेंशियल सर्विसेज़ बोलते हैं। मतलब वो सारी सर्विसेज़ जो कहीं न कहीं हमारी मनी को एफ़िशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करती हैं ना, वो सारी सर्विसेज़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ मानी जाती हैं। जैसे बैंकिंग की सर्विसेज़, इंश्योरेंस सर्विसेज़, इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज़, डिजिटल पेमेंट की दी गई सर्विसेज़, ये सब सर्विसेज़ हमारी मनी को मैनेज करने में एफ़िशिएंटली हेल्प करती हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी सर्विसेज़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ ही मानी जाती हैं। तो कुल मिला के फाइनेंशियल सर्विसेज़ का मेन मतलब क्या होता है? सेविंग को इस तरीके से मोबिलाइज़ करना, यानी आपके पैसे मतलब ये ना एक ब्रिज बनाती है। ब्रिज मतलब जो सेविंग करने वाले पैसे होते हैं ना, मतलब जो लोग सेव करते हैं पैसा, उनके पैसों को प्रोडक्टिव वे में कहाँ लगा देती है? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में लगा देती है। मीन्स कहीं न कहीं बेटर वे में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में पैसा हमारा इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे हमें प्रॉपर्ली रिटर्न भी मिलता रहता है और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती रहती है। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ कौन-सी रही हैं। तो बहुत सिंपल है। बैंकिंग आपको कौन-सी सर्विसेज़ देता है? डिपॉज़िट, विथड्रॉवल, सेविंग, करंट अकाउंट, लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब सर्विस बेसिक बैंक की सर्विसेज़ हैं जो आप सब जानते हो, वो हमें ट्रेडिशनली मिलती आ रही हैं। इसके अलावा अभी तक हमें ट्रेडिशनली कौन-सी सर्विसेज़ मिलती आ रही है? पेमेंट और सेटलमेंट सर्विसेज़ भी मिलती हैं। जैसे कि चेक क्लियर करने का काम, एनईएफटी, आरटीजीएस, पेमेंट की प्रोसेसिंग, कुल मिला के पैसा क्विकली और सेफली जो है, क्विकली और सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहे, इस चीज़ की सर्विसेज़ भी हमें मिलती आ रही है। इसके अलावा बहुत सालों से आपने देखा होगा इंश्योरेंस सर्विसेज़ भी आजकल हमें मिलती हैं, जैसे कि लाइफ़ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आजकल तो पता नहीं कितने सारे इंश्योरेंसेज़ ओपन हो चुके हैं। व्हीकल, ऑटो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बहुत सारे हैं, जो हमारे रिस्क को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि ब्रोकरेज सर्विस है, म्यूचुअल फंड की सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं। ये क्या होती हैं? ये वो सर्विसेज है जो कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी हेल्प करती आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज बहुत सालों से चलती हैं और ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करती हैं। ज़्यादातर केसेस में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस केस में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। फिर रिटायरमेंट और पेंशन सर्विसेज, जिसमें पेंशन फंड की सर्विस आ जाती है, एन्युटी सर्विसेज आ जाती हैं, रिटायरमेंट प्लान्स आपके पास आ जाते हैं। मतलब ये ओल्ड एज में जो आपको चाहिए होती है ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसमें आपकी हेल्प करती हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए ओल्ड एज में, तो ये आपकी मदद करती हैं। देन वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं? जैसे कि टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। एंड लास्ट वन, सेफ कस्टडी में कौन सी सर्विसेज है? जैसे लॉकर की फैसिलिटी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सेफ्टी के लिए आपने कहीं पे अपना डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिए, तो ये सब फैसिलिटी बैंक आपको देता है कि आप चिंता मत करिए, आप घर के बजाय हमारे यहाँ रख लीजिए, हम यहाँ पे आपको ज़्यादा सेफली आपके सामान को रखने की कोशिश करते हैं। मतलब आपके वैल्यूएबल्स को, मतलब कस्टमर के वैल्यूएबल्स को प्रॉपर प्रोटेक्ट करने की सर्विस भी आपको बैंक देता है, जो आपके ट्रेडिशनल बेसिस पे चलती आ रही है। बट आजकल नए नए केसेस में कौन सी सर्विसेज हैं? जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, जो कि है घर बैठे बैंकिंग करो भाई साहब, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 24/7 कहीं से भी कहीं से भी और कभी भी। फिर मोबाइल बैंकिंग का मतलब ही वही है, जैसे फ़ोन से इंस्टेंट पेमेंट करने का काम, क्यूआर स्कैनर मतलब क्यूआर कोड स्कैनिंग करना, या कोई अकाउंट को मॉनिटर करना कहीं से भी, कहीं भी, मतलब कभी भी, राइट? तो वो भी आपको सर्विसेज मिलती आ रही हैं। डिजिटल करेंसी आजकल देखने को मिलेगी, आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत चलती है। वर्चुअल करेंसी नाम की बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बट ट्रेडिंग और स्टोरेज प्लेटफ़ॉर्म्स आजकल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा वर्चुअल करेंसी आ चुकी है, क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। अगर आप दुनिया में आओगे ना थोड़ा-सा, तो पता चलेगा कि हम अपनी करेंसी में ही देखते रहते हैं, भई दूसरी करेंसी भी आजकल चलती जा रही है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। देन आते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये आपकी शेयर्स और डेरिवेटिव को ऑनलाइन ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। घर बैठे कहीं से भी, कहाँ के भी आप ट्रेड कर सकते हो। देन क्राउड फंडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोगों से फंड रेज करने का काम क्राउड फंडिंग के अंदर आता है। यानी आपको लगता है कि ऑनलाइन बेसिस पे आपने लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, तो क्राउड फंडिंग जैसी ऐप्स आती हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे मतलब कह लो ऑप्शंस के ज़रिए बहुत सारे लोगों से क्या कर सकते हो, छोटे-छोटे बेसिस के ऊपर
फंड रेज कर सकते हो, जिससे आपको फाइनेंस प्रॉब्लम कभी नहीं आती। और माइक्रो फाइनेंस जनरली स्मॉल लेवल पे जो पर्सन्स होते हैं, यानी जो पुअर और रूरल फैमिलीज होती हैं ना, उनको लोन देने के काम आजकल आती हैं। तो आजकल ज़्यादा फोकस स्मॉल पर्सन्स के लिए किया जाता है, जो जिनको पैसे की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों के पास पैसा पहले नहीं था, उनको अब आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमारी इकॉनमी में डेवलपमेंट होने लग जाएगी। और लास्ट में आते हैं P2P लैंडिंग, जिसका मतलब है डायरेक्टली लैंडिंग करना। आजकल बहुत सारे ऐप ओपन हो चुके हैं जहां लोग एक दूसरे को लोन देने का काम करते हैं, क्योंकि उससे उनको लगता है कि चलो वो ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि बैंक वगैरह से उनको सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ती है। तो अपने लोगों से अगर हम डायरेक्टली लोन लेने के बारे में बात करते हैं तो वो ज़्यादा ईजी लगता है। तो कहीं ना कहीं P2P लैंडिंग आजकल बहुत देखने को मिलती है, कि आप अपने ही लोगों से क्या कर लो, एक दूसरे से लोन ले लो, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी लगता है लोगों को। देन आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के कौन से प्लेयर्स हैं। देखो बहुत सिंपल नाम है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सारे कॉमन नाम है जिनके बारे में आप आगे जाकर पढ़ने वाले हो। ये प्लेयर क्या होते हैं, वो प्लेयर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब कह लो पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ ना कुछ काम करते ही रह रहे हैं। जैसे बैंक है, अब बैंक क्या कर रहा है, बैंक ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक आप देखोगे लैंडिंग डिपॉजिटिंग का काम कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर्स को संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज है, पूरी ट्रेडिंग का पर्पस उसके अंदर आता है। एसेट मैनेजमेंट फर्म्स कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियोज को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, म्यूचुअल फंड्स उसमें आ जाती हैं। फिनटेक कंपनीज में पूरी फाइनेंस कंपनीज जो भी हैं वो भी उसमें कवर हो जाती हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को संभाल रहे हैं। रेटिंग एजेंसीज कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट वर्दीनेस बताएंगी कि उस कंपनी की कैसी क्रेडिट वर्दीनेस है। पेमेंट कंपनी, यूपीआई गेटवे वगैरह इसमें आ जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स एज अ ब्रोकर कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हैं स्टॉक मार्केट में एंटर होने में और उनको मुनाफा दिलवाने में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंस के एरिया से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे फाइनेंशियल प्लेयर माने जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलिए फिर अब अगला पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका क्या रोल रहा है 1991 से पहले और बाद में। कुल मिला के फाइनेंशियल सेक्टर की सर्विसेज इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोनॉमिक एरिया के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप जानते हो, तो देखो प्री 1991 का पीरियड जो था ना, वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड था। मतलब रिफॉर्म से पहले इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या रहती थी, सबसे पहले लिमिटेड फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट, मतलब अंडर डेवलप फाइनेंशियल मार्केट थी। स्टॉक मार्केट बिल्कुल खराब, वीक, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम होती थी। मतलब इन्वेस्टर बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं होता था। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, मतलब पूरा इंटरेस्ट रेट का सिस्टम कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, कोई प्राइवेट इंटरवेंशन नहीं हुआ करती थी। लोन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर मिलते रहते थे। कंपटीशन बिल्कुल जीरो था, क्योंकि सारा कुछ गवर्नमेंट संभालती थी, तो इनएफिशिएंट रहता था सारा कुछ। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मतलब है पहले सिर्फ इक्विटी और बॉन्ड्स में डीलिंग हुआ करती थी, या बहुत कम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, मतलब ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब आप देखोगे म्यूचुअल फंड है, डेरिवेटिव है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, पता नहीं क्या क्या आ गया हुआ है। आजकल तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है फाइनेंशियल सेक्टर। फिर आते हैं उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। पहले क्या हुआ था 1991 से पहले ना, एफडीआई, एफपीआई बहुत कम हुआ करती थी, इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज्ड हुआ करती थी। हम एक्सपोर्ट्स पे विश्वास, मतलब हम बाहर से लोगों को लेकर आने की कोशिश, मतलब बाहर से पैसा मांगने की, मतलब कहते हैं ना, एक विश्वास ही नहीं रखते थे। तो वो हमारे लिए उल्टा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हम ट्रेड भी नहीं कर पाते थे फिर अच्छे से। और फिर आते थे वीक इंटरमीडियरीज का पॉइंट, मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बहुत इनएफिशिएंट हुआ करती थी, ब्यूरोक्रेटिक हुआ करती थी, जिससे बहुत सारी प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता था, हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो हो गई थी। फिर हम बात करते हैं पोस्ट 1991 में क्या हुआ। अब देखो सिंपल सी बात है, 1991 में से पहले क्या हुआ, हमारी ग्रोथ बिल्कुल कम हुआ करती थी, क्योंकि पैसे का फ्लो बिल्कुल रुक चुका था। अब क्योंकि 1991 में एलपीजी आया, उससे पैसे का फ्लो इतना अच्छा होने लग गया कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर में रेवोल्यूशन आया है उसके बाद। तो प्राइवेट सेक्टर में रेवोल्यूशन आने के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होने लग गई। सबसे पहले क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन हो गया सारा कुछ। प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक को अलाउड कर दिया गया, कंपटीशन बढ़ गया, सर्विसेज इंप्रूव होने लग गई, तो फायदा हुआ। फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट में डेवलपमेंट होने लग गई, क्योंकि कैपिटल मार्केट एक्चुअली में 1992 के बाद ही क्या हुआ है, सेबी आया। सेबी ने सारी कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट प्रॉपरली आपके कंट्रोल में आ गई, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। अब इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के आप देखोगे कितने ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है जी।
फिर उसके बाद न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च होने लग गए, जैसे कि म्यूचुअल फंड आया, उसके बाद मतलब ग्रो होने लग गया, उसके बाद डेरिवेटिव, ऑप्शन, फ्यूचर, क्रेडिट कार्ड, ये सब स्कीम उसके बाद आने लग गई, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आ गई। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं उतना ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, राइट। फिर उसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए गए, जैसे कि एनपीए जो था सबसे ज़्यादा उनको कम करने की कोशिश करी गई, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को लेकर आया गया, बेटर एसेट क्लासिफिकेशंस को रखा गया, तो बैंक के स्ट्रक्चर को बिल्कुल हेल्दी बनाने की कोशिश करी गई। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी उसको लेकर आया गया कि एफडीआई इनफ्लो कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करी गई, मतलब बिल्कुल फॉरेन सेक्टर में ओपन कर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन कर दी गई कि भाई अब से हम एक्सपोर्ट भी करा करेंगे और एफडीआई को भी इन्वेंट कर मतलब आने के लिए इनवाइट करा करेंगे, मतलब मार्केट को मैच्योर बनाया गया कि नहीं भाई अब इंटरनेशनल जाने की कोशिश करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और फाइनली टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको एडवांसमेंट्स देखने को मिल गई, जैसे कि एटीएम, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, आजकल सब आपको देखने को मिलता है, जिसका ओवरऑल रिजल्ट आपको क्या मिलता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर आजकल मॉडर्न हो चुका है और ग्लोबल कनेक्ट बन चुका है। और ऑटोमेटिकली जब ग्लोबली आप कनेक्ट हो चुके हो तो किस में फ़ायदा मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा। अब देख भी लेते हैं कि कैसे कैसे एक फाइनेंशियल सर्विस इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर माना जाता है, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जिसका मतलब है जो बैंक म्यूचुअल फंड है ना वो लोगों के सेविंग्स को क्या करते हैं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करना, इजी बनाना, इसका मतलब है जो लोन, एडवांस और फाइनेंस के जो सिस्टम्स आए हैं ना आज के समय में, वो बिजनेस मतलब कह लो एक तरह से बैंक आपको जल्दी जल्दी से जल्दी पैसा मिलने लग जाता है, तो इंडस्ट्री ग्रो करने लग जाती है, क्योंकि उनको पैसा कहीं पे भी रुकता नहीं है, पैसे का फ्लो उनको मिलता रहता है और ऑटोमेटिकली वो कहीं पे भी रुकनी, उनकी प्रोडक्शन जो है वो कभी रुकती नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन में भी ग्रो होता है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसका सिंपल सा मतलब यही है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, जॉब्स वगैरह उतना ही डेवलप करेंगी, ऑटोमेटिकली आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा सारा कुछ। क्लियर। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है फाइनेंशियल सेक्टर बेस्ट परफॉर्मिंग बिजनेस को फंड देता है, जिससे क्या होता है, वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि फंड अगर उनको मिलता रहेगा वो प्रोडक्टिविटी उस तरीके से यूटिलाइज करेंगे जहां पे उनको वेस्टेजेस कम करनी पड़े, ऑटोमेटिकली वेस्टेजेस कम होती हैं तो रिसोर्सेज में एफिशिएंट एलोकेशन हो रही होती है। फिर उसके बाद ट्रेड एंड कमर्स में भी सपोर्ट मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल डिस्काउंटिंग जैसी सर्विसेज है ना वो आजकल बिजनेस को स्मूथ चलाती हैं, जिससे इंटरनेशनल और मतलब डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से होने लग गया हुआ है, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सिंपल सा मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट आजकल इतनी ग्रो हो गई है कि उसके अंदर बहुत सारी आप देखोगे आजकल मार्केट्स ओपन हो गई हैं, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एवरीथिंग इज हियर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसकी वजह से फाइनेंस को फ्लो करना ईजी रह गया है। एंड देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आपको देखने को मिलेगी कि जो बैंक है, एनबीएफसीज है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना उसमें आजकल लाखों लोग आ चुके हैं काम करने के लिए। तो इतने लाखों लोगों के लिए कहीं ना कहीं क्या फ़ायदा मिला, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है ना इतने सारे सेक्टर्स आने की वजह से। मतलब जितने ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेंशन आएगी उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती आपको नज़र आएगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा उन सभी का, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट का मतलब है आज आप देखोगे वेंचर कैपिटल है, एंजल फंड है, एडवाइजरी सर्विसेज हैं, वो लोगों को हेल्प करती हैं स्टार्टअप ओपन करने के लिए, उनको पैसा देने के लिए। तो किसी भी तरह के स्टार्टअप को शुरू करने में आपको दिक्कत ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली आप एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करने की हेल्प कर रहे हो। देखिए अब हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस के बारे में। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस और द इश्यूज और द प्रॉब्लम्स फेस बाय द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। तो कौन से सेक्टर मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में दिक्कतें कौन सी आती हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्स है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, स्टॉक मार्केट सब मिलाकर आपको देखने को मिलेगा। आजकल किसी को भी निकाल देंगे ना फाइनेंशियल सेक्टर वीक हो सकता है, इतनी ज़्यादा बैकबोन बन चुका है हमारी फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उतना ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो क्या दिक्कत है, सबसे पहले एनपीए आता है। देखिए एनपीए का मतलब क्या होता है, ऐसे लोन जिनका रीपेमेंट मुझे मिल ही नहीं रहा टाइम पर, जिन लोन का टाइम पीरियड में मुझे रीपेमेंट नहीं मिल रहा है वो मेरे एनपीए बन जाते हैं बैंक के लिए। तो इंडिया में स्पेसिफिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना उनमें काफ़ी ज़्यादा एनपीए देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, बैंक को फंड ब्लॉक हो जाता है, न्यू लोन देने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू हमारे लिए यही बन जाता है। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है।
तो स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी काफ़ी वीक हो जाती है, जो कि कॉमन इशू है, आपको पता ही है। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन तो वहाँ आप देखोगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में कहाँ हो रही है, कहीं हो रही है? अरे नहीं ना। स्टाफ प्रोडक्टिविटी है वहाँ पे ना, पुराने स्टाफ ही लगे हुए हैं, जो बहुत पुराने पुराने यंग स्टाफ को तो लेता ही नहीं है। क्रेडिट अप्रेजल बहुत ज़्यादा वीक है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ऑटोमेटिकली इनएफिशिएंसी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, जो कि बहुत वीक सिस्टम है। फिर आते हैं कैपिटल शॉर्टेज। देखिए, कैपिटल शॉर्टेज का मतलब है कि जो एनपीए है ना, जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा बैंक के पास एक्स्ट्रा कैपिटल आपको चाहिए होगी। देखो, जितना ज़्यादा बैंक के पास एक्स्ट्रा कैपिटल में दिक्कत आएगी तो शॉर्टेज आने लग जाएगी। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को बार बार रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ सकता है, तो बैंक की लैंडिंग पावर क्या हो जाएगी? वीक होने लग जाएगी, और आपकी कैपिटल, आपके इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। आपको लोन नहीं मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। देन आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इशू। इसका मतलब होता है कि जो इंडिया में रूरल और सेमी अर्बन एरिया है ना, उन लोगों की बैंकिंग असेस काफ़ी लो होती हैं, जिसकी वजह से, जैसे कि सपोज फार्मर हैं, स्मॉल शॉपकीपर होते हैं, लेबर क्लास हैं, ये लोग ना इनफॉर्मल मनी लेंडर के पास ज़्यादा डिपेंड होते हैं, ये बैंक के पास नहीं जाते। लेकिन स्टिल इनको पता भी होता है कि हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, पर इनको बैंक पे ज़्यादा विश्वास ना होकर ये ज़्यादा उन लोगों पे डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक पिछड़े हुए हैं इन लोगों के बेसिस के ऊपर। हम अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रो नहीं कर पाए हैं इन लोगों की वजह से, ठीक है जी। देन आते हैं कॉम्प्लेक्स रेगुल, मतलब ग्रो हो रहे हैं आप बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से वो ट्रस्ट इश्यूज है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देन आते हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। मल्टीपल रेगुलेटर बन चुके हैं ना आज के समय में, सोचो ज़रा। आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, ये सब अलग अलग तो हैं, लेकिन कंप्लाइंस कॉस्ट भी तो उतनी हाई है ना, हर एक को फॉलो करना पड़ेगा फाइनेंशियल के अंदर। छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन के लिए ये चैलेंज बहुत टफ होता है भाई। देन आते हैं स्लो अडॉप्शन। किस चीज़ की स्लो अडॉप्शन? टेक्नोलॉजी की। लार्ज बैंक ने तो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेना है क्योंकि उनके पास पैसा है, सब कुछ है। अरे भाई, जो छोटे छोटे बैंक है वो तो बेचारे रह गए ना, उनका भी तो सोचा करो ना। तो साइबर रिस्क उनको ज़्यादा होने लग जाएगा क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप जितना लो काम करोगे, जितना स्लो काम करोगे, स्लो सर्विसेज होंगी वहाँ पे, लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको वहाँ पे, तो वेरी ऑटोमेटिकली आप क्या देखोगे? आपकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद करप्शन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आ जाता है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, कि वहाँ पे जो लोन है ना, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे सैंक्शन किए जाते हैं, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे इसी वजह से एनपीए का रिस्क बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज लिमिटेड असेस टू द क्रेडिट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एसएमई। देखिए, स्मॉल बिजनेस के पास कोलेटरल बिल्कुल नहीं होता है, तो बैंक उनको लोन देने से पहले कहता है भाई मुझे सिक्योरिटी दे दो, कोलेटरल दे दो। अब वो रिस्क लेता नहीं है बैंक ऐसे पैसा देने में, तो ऑटोमेटिकली जो एमएसएमई है ना, उनको पैसा मिल तो रहा है, आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव आए हैं, पर उतने इनिशिएटिव नहीं है जितने एमएसएमई बन चुके हैं, तो इसलिए एमएसएमई ग्रो नहीं हो पा रही है। और फिर आते हैं अंडर डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट। आप देखोगे इक्विटी मार्केट डेवलप्ड तो है, पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इतनी है, कोई बात करता है डिबेंचर्स के बारे में ज़्यादा कि मैंने ये लिया वो लिया? बॉन्ड्स के बारे में बात करते हो? डेरिवेटिव मार्केट है ज़रूर, आजकल बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन अभी अभी, लेकिन उसको ग्रो होने में तो टाइम लगेगा ना। कुछ लोग रिस्क मानते हुए इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो, जनरली म्यूचुअल फंड में क्या किया जाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके पैसे को पूल आउट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको वाइजली इन्वेस्ट करता है। अब बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स जो हैं वो हमें आजकल देखने को मिलेंगी। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आजकल बने हुए हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड में स्ट्रक्चर बेसिस पे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड आते हैं। ओपन एंडेड का मतलब जिसकी कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती है, इन्वेस्टर कभी भी बाय भी कर सकता है, कभी भी सेल भी कर सकता है, एनएवी भी डेली कैलकुलेट होती है और लिक्विडिटी भी पूरी बनी रहती है, मतलब इन्वेस्टर्स को फुल फ्रीडम होती है। लेकिन क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता। क्लोज एंडेड में अगर मैं बात करूँ, फिक्स मैच्योरिटी होती है, 3 5 7 साल तक आपको मैच्योरिटी, मतलब आपकी मैच्योरिटी बनती है पूरी, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक न्यू फंड ऑफर जब आती है ना कंपनी की तरफ से, सिर्फ आप उसी समय क्या कर सकते हो, शेयर्स बाय, मतलब उसी समय आप अपने म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं ना उनको बाय कर सकते हो, और फिर इन यूनिट्स को स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड किया जाता है बाद में। तो कुल मिला के जो लिक्विडिटी होती है ना, ये म्यूचुअल फंड पे डिपेंड नहीं होती, यानी जो क्लोज एंडेड फंड है ना, ये म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी पे डिपेंड नहीं करते। इसकी जो लिक्विडिटी है वो मार्केट कंडीशंस और ट्रेड वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो कुल मिला के क्लोज फंड्स का मतलब क्या है? आप मतलब लॉक द कैपिटल फॉर द फिक्स्ड टेन्योर,
बट ऑफर लिस्टिंग बेस्ड सिक्योरिटीज, दैट इज ऑल अबाउट क्लोज एंडेड फंड। ठीक है। इंटरवल म्यूचुअल फंड का मतलब है जो ओपन और क्लोज दोनों का मिक्सअप ही होता है, ये दोनों के फीचर्स को इंक्लूड करता है, लेकिन मतलब इसमें ना एक स्पेसिफाइड इंटरवल रख दिया जाता है। मतलब ज़्यादातर केसेस में ये क्लोज इंटरवल ही होते हैं, बट कभी कभार ओपन भी बन जाते हैं। कहने का मतलब एक स्पेसिफाइड इंटरवल मैंने आपको दे दिया, अब आपको उसी में बाय करना है और उसी में ही सेल करना होता है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारे पास सबसे पहले है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जहां पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें करी जाती है, इक्विटी में करी जाती है। मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट जब इक्विटी में करी जा रही है तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। और ये सबसे रिस्कियर भी होते हैं। सब रिस्कियर तो है ही है क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम जा रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से रिटर्न भी उतना ही मिलता है, हाई वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, ग्रोथ पोटेंशियल भी इसमें काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है जी। देन आते हैं डेट म्यूचुअल फंड। देखिए डेट म्यूचुअल फंड में जनरली हमारे पास वो म्यूचुअल फंड आ जाते हैं जिसमें हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में बात करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगवा दिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लग रहा है हमारा, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो बिल्कुल सस्ते सोर्स होते हैं ना, फिक्स्ड इनकम जो सिक्योरिटीज़ होती है, अब देखो गवर्नमेंट में तो कोई रिस्क नहीं है ना अगर आप पैसा लगा भी रहे हो तो जो म्यूचुअल फंड डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड से डीलिंग करता है, यानी जो गवर्नमेंट बेस में डीलिंग करता है, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो म्यूचुअल फंड कौन सा माना जाता है, डेट म्यूचुअल फंड माना जाता है। और इसमें लिक्विड फंड आ जाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आ जाते हैं, गिल्ट फंड आ जाते हैं, ये इसके कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देन आते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सअप। अब आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल भी रिस्क ना ले तो ये रिटर्न भी नहीं देगा, तो रिस्क और रिटर्न दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो जब आप बैलेंस बना के चलना चाहते हो ना, तो आप हाइब्रिड फंड ले लिए, मतलब आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर सकते हो। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब है आपके पैसे को इक्विटी में भी लगाया जाएगा और डेट के कॉम्बिनेशन में भी लगाया जाएगा। कहने का मतलब है इसमें रिस्क को बैलेंस करने के लिए हम दोनों तरफ पैसा लगाते हैं, इक्विटी में भी लगाते हैं और डेट में भी लगा के चलते हैं, ताकि दोनों तरफ से डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी। फिर आते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट का मतलब है वो म्यूचुअल फंड जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग करते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, जिसमें टी बिल आ जाता है, कमर्शियल पेपर आ जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ जाते हैं। जब आप इनके जरिए डीलिंग कर रहे हो तो दैट इज ऑल अबाउट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, यानी जो म्यूचुअल फंड सिर्फ इन चीज़ों में डीलिंग करता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये काफ़ी लिक्विड होते हैं, यानी इसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना तो आपको बड़ी जल्दी पैसा मिलता है। इवन आपको अगर सरप्लस फंड चाहिए होता है ना, तब आपके लिए ये म्यूचुअल फंड बहुत सुटेबल माने जाते हैं। फिर आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड का मतलब है जब हम स्टॉक्स का देखो हम अभी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते, हमें लगता है कि यार डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगाएं, पर लगाएं एक जगह पर जहां मुझे ना पता लगे कि मैंने कैसे कैसे लगाना है। तो इंडेक्स एक ऐसी ऑप्शन होती है, आपने सुना होगा निफ्टी 50 है। 50 का मतलब क्या होता है, उस निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज बनी हुई है जिनके स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको लगता है वो 50 अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाने की बजाय आप उसका इंडेक्स में पैसा लगा दो, उससे क्या होगा, आपका पैसा ऑटोमेटिकली कंपनीज में बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी और आपको आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, मतलब बहुत रिस्क भी नहीं रहेगा और पैसा भी लो कॉस्ट में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जो म्यूचुअल फंड आपकी इस चीज़ में हेल्प कर रहा है या जो म्यूचुअल फंड इन चीज़ों में डीलिंग करता है, वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड माना जाता है। और अगर आप फंड ऑफ फंड की बात कर रहे हो, फंड ऑफ फंड मतलब एफओएफ, आजकल एक नया फंड आया है जिसको फंड ऑफ फंड भी बोला जाता है। वो क्या होता है, ये डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते यहाँ पे। मतलब जो फंड ऑफ फंड होते हैं ना, ये डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ में पैसा नहीं लगाते। ये उसके बाद जो दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं ना, जिस मतलब जो सब कैटेगरीज होती हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं ताकि आपकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा डीप हो सके, आपको ज़रा सा भी नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है जी। फिर रिस्क लेवल बेसिस पे बात करते हैं। मुझे नहीं लगता रिस्क लेवल पे आपको कुछ बतानी चाहिए, क्योंकि लो रिस्क लेवल, मीडियम रिस्क लेवल और हाई रिस्क लेवल का सिंपल नाम से क्लैरिटी हो जाती है कि जो म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड आते हैं, ओवरनाइट फंड आते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आते हैं, वो सारे लो रिस्क होते हैं, क्योंकि वहाँ आपको जल्दी पैसा मिल जाता है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो पैसे की कभी कमी नहीं आती। मीडियम रिस्क का मतलब है जहाँ पे आप डेट और हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा रिस्क रहता है। जब आप बात करते हो कि आपने बैलेंस बना के चलना है ना सेफ्टी और रिस्क के बीच में, तब वहाँ पे मीडियम रिस्क फंड आ जाते हैं।
और हाई रिस्क फंड वो होते हैं जहाँ पे पता है कि भाई हमने एक बार पैसा लगाया, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का डर मतलब रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की आस होती है, बट रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसमें हमारे सारे इक्विटी फंड आ जाते हैं, हमारे स्मॉल कैप्ड फंड आ जाते हैं, जहाँ पे पैसा एक बार लगा दिया पता नहीं अब क्या बनेगा, ये होता है। अब अगले हमारे म्यूचुअल फंड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर में ELSS आ जाते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आ जाती है। ये म्यूचुअल फंड वो होते हैं जहां पे आपको एक सेविंग स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है, यानी आपको कहा जाता है अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको बहुत सारे फायदे दिए जाएंगे। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का मतलब ये म्यूचुअल फंड आपको टैक्स, जो इनकम टैक्स है ना वहाँ पे 80C के बीच में डिडक्शन देता है, कितने की, मैक्सिमम 1,50,000 की। और यहाँ पे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो 3 ईयर का लॉक इन पीरियड भी होता है, बट आपको रिटर्न हाई रहता है, आपकी सेविंग बनी रहती है, ये फायदा होता है। फिर उसके बाद सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स होते हैं। ये वो फंड होते हैं जो सिर्फ एक सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, जब आप एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, बहुत ज़्यादा रिस्कियर है, क्योंकि जब कभी भी कोई डाउनफॉल आता है वो पूरे सेक्टर में आता है। तो अगर आपने एक ऐसे सेक्टर में पैसा लगाया जहां पूरा डाउनफॉल आ गया, आपका पैसा डूब सकता है। तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस इन्वेस्टर चाहिए होगा सेक्टर म्यूचुअल फंड के अंदर। फिर आते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। इंटरनेशनल फंड वो फंड होते हैं जहां पे हम फॉरेन मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब कभी भी कोई म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को फॉरेन मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो वो कौन सा है, इंटरनेशनल या ग्लोबल फंड माना जाता है। यानी यहाँ पे आपको बोला जाता है कि हम एक कंट्री के स्पेसिफिक सेक्टर्स में पैसा लगाएंगे, या फिर एक कंट्री के एरिया में पैसा लगाएंगे, मतलब कंट्री के वहाँ के, मतलब उस कंट्री के बीच में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब ये हो सकता है कि वो कंट्री क्या वर्क कर रही है उसके ऊपर आपका म्यूचुअल फंड वर्क करेगा, और आपको रिस्क और लॉस, मतलब आपको रिस्क और फायदा हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। शेयर की तरह ही ये वाले फंड होते हैं, यानी जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, ये शेयर्स की तरह होते हैं जो स्टॉक मार्केट पर ट्रेड किए जाते हैं। जैसे कि मतलब इसमें ज़्यादातर मैं आपको डिटेल आगे जाकर दूंगा, बट फिलहाल के लिए ये सिर्फ आप ऐसे मानो कि दिस इज़ जस्ट लाइक अ शेयर्स, मतलब जिसमें म्यूचुअल फंड और शेयर्स दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन किया जाता है। मतलब इसमें अकेले म्यूचुअल फंड नहीं होते, इसमें शेयर्स भी साथ में ऐड होते हैं। मतलब शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों के फीचर्स को ऐड करके जो बना हुआ है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड। तो देखिए जी, अगला क्वेश्चन अब हमारा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और मैनेजमेंट कैसा है म्यूचुअल फंड का। तो उसमें सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें पढ़ेंगे, स्पॉन्सर, ट्रस्टी और AMC। देखिए, स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड के प्रमोटर होते हैं। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का ना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ये ट्रस्ट को एक्चुअली में सेटअप करने में हेल्प करते हैं। और AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कम से कम 40% का कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। जो जो सेबी होती है ना, वो स्पॉन्सर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और फिर ही उसको अप्रूवल देते हैं। तो कुल मिला के स्पॉन्सर क्या है, म्यूचुअल फंड का फाउंडर होता है। फिर इसके ट्रस्टी आते हैं। ट्रस्टी मतलब इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्टर होता है। ट्रस्टी को मतलब क्या बोला जाता है, इन्वेस्टर का प्रोटेक्टर। तो म्यूचुअल फंड लीगली एक ट्रस्ट ही माना जाता है। तो ट्रस्टी इसका ऑपरेशन क्या करते हैं, मतलब ट्रस्टी म्यूचुअल फंड का पूरा ऑपरेशंस देखते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, वो सेबी के रूल्स के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही। तो कुल मिला के एक तरह से वॉच डॉग की तरह काम किया जाता है, यानी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रस्टीज होते हैं ना, वो वॉच डॉग की तरह काम करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर का पैसे का मिसयूज ना हो रहा हो। फिर AMC आते हैं। AMC कौन हो, मतलब AMC मतलब म्यूचुअल फंड का ब्रेन बोल सकते हो आप। यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ना, मतलब ये एक तरह, मतलब ये ना एक फंड होता है, मतलब सॉरी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड होता है ना, उसको प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए कंपनी बनी होती है। मतलब उसको प्रोफेशनली कैसे मैनेज करना है, ये AMC देखता है। तो AMC कुल मिला के, यानी जो कंपनी है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं ना, वो रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते रहते हैं, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी होती है ना, वो मिनिमम टू मिनिमम 10 करोड़ के नेटवर्थ से बनी होती है। यानी कभी भी AMC में 10 करोड़ से कम की नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए, ये बोला जाता है। तो कुल मिला के एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही ये डिसाइड करती है कि इन्वेस्टर का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये सारा काम AMC का होता है। फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और पर्सन आते हैं, जिसमें कस्टोडियन होता है, जिसका मतलब कस्टोडियन वो पर्सन है जो सिक्योरिटी को सेफ रखने में हेल्प करते हैं। तो कस्टोडियन म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती है ना, उनको सेफ रखने का काम करते हैं। और ये स्पेसिफिकली ट्रेड सेटलमेंट जैसे और जो डिविडेंड बोनस का प्रोसेसिंग होता है ना, उसको संभालने का काम करते हैं।
फिर रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट आते हैं जो इन्वेस्टर के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन, अकाउंट स्टेटमेंट, केवाईसी होती है ना, ये सब कौन हैंडल करता है? आरटीआई यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट हैंडल करता है। और सेबी के बारे में तो अब आपको पता ही है, दीज ही मतलब रेगुलेटर है एक तरीके का जो पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। अब मैनेजमेंट में बात करी जाए तो फंड मैनेजर और एनालिस्ट आते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट में, जो मार्केट रिसर्च, कंपनी एनालिसिस और पोर्टफोलियो सिलेक्शन का काम करते हैं। और फंड मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिटर्न मैक्सिमाइज करना, रिस्क मिनिमाइज करना, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इक्विटी, डेट, मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं ना, उनका राइट मिक्सअप क्या बनेगा ये डिसाइड करते हैं। मेनली इनका काम होता है डाइवर्सिफिकेशन करना, और डाइवर्सिफाई करके रिस्क कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले ही देखते हैं। फिर कंप्लायंस एंड ऑडिट डिपार्टमेंट भी आता है, जिसमें क्या होता है, मेनली ये बताया जाता है कि आपको कंप्लायंस को फॉलो करना है। तो मेनली इसमें क्या होता है, ये बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड की कंप्लायंस फॉलो करने का मतलब है एनएवी डेली पब्लिश होती रही, डेली डेली डिस्क्लोजर आता रहना चाहिए एनएवी का। पोर्टफोलियो भी मंथली डिस्क्लोज करते रहना पड़ेगा आपको, और एनुअली ऑडिट इज़ वेरी मैंडेटरी, ये बोला जाता है। फिर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट आता है, जो एसेट एंड मैनेजमेंट कंपनी जो होती है ना, मतलब यू कैन से जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट होता है, वो ये एंश्योर करता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस किसको मिल जानी चाहिए? हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स को मिल जानी चाहिए। तो कुल मिला के प्रोस्पेक्टस के जरिए इन्वेस्टर की अवेयरनेस इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, या कितनी इंक्रीज होनी ज़रूरी है, ये सब काम एएमसी देखता है। और ये सब चीज़ें हैंडल किसके अंदर करी जाती हैं? मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर हैंडल करी जाती हैं। और फाइनली ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग का मतलब है कि जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है ना, उसका पीरियोडिक कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट, या नॉर्मली जो रिपोर्ट है वो हमें सेबी को अप्रूवल के, मतलब सेबी को सबमिट करवाना होता है। ये भी एक मैनेजमेंट के अंदर काम बोला गया है। ठीक है जी। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द मैनेजमेंट जो एक म्यूचुअल फंड के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। अब म्यूचुअल फंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करने में हेल्प कर रहा है? तो सेविंग्स को मोबिलाइज करने में सबसे पहले तो ये हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म पैसा मिलता रहता है, जिससे ग्रोथ एक्सलरेट हो जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी। एफिशिएंट एलोकेशन का मतलब है पैसा उन्हीं सेक्टर में जाता है जहां प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, जहां ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ऑटोमेटिकली एलोकेशन हो रही, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमम एलोकेशन हो रही होती है रिसोर्सेज की। फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हो जाती है, यानी लिक्विडिटी जब बढ़ती है ना, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है, तो मार्केट डेप्थ को वहाँ पे इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। यानी कुल मिला के जो म्यूचुअल फंड है वो आपके पैसे को, मतलब टाइमली लिक्विडिटी प्रोवाइड करता रहता है फाइनेंस सेक्टर में। तो जब फाइनेंस सेक्टर में टाइमली लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो कभी रुकेगा नहीं, तो फाइनेंशियल मार्केट ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है। कॉर्पोरेट ग्रोथ को भी एंकरेज यानी सपोर्ट करता है। देखो जितनी भी एमएनसी, स्टार्टअप, इंडियन कंपनीज होती है ना, वो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर मतलब यू कैन से, जब वो देखो म्यूचुअल फंड होने से क्या होता है, एक फंड का सोर्स बन जाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो म्यूचुअल फंड को भी यूज़ कर सकती हैं अपने फंड रेजिंग के लिए। तो जब फंड रेजिंग बहुत आसान हो जाती है बड़ी कंपनीज के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। तो म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली कहाँ सपोर्ट कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है। फिर रिस्क रिडक्शन फॉर द इन्वेस्टर। देखो म्यूचुअल फंड आपको कुछ ऐसे ऑप्शन भी देता है जहां पे आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो, अपने रिस्क को कम कर सकते हो, और सबसे बढ़िया प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है, जिससे सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो। अब देखिए अगले क्वेश्चन की भी बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको बताएगा कि ईटीएफ अब म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है, और ईटीएफ के बारे में अब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो अगला क्वेश्चन, अगर आपको डिफरेंस आता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में, और ईटीएफ के मेन फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे पूछे जाते हैं, तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले म्यूचुअल फंड तो पता लग गया आपको। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ना एक्चुअली दोनों ही एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल, आपको पता तो है ही है। लेकिन ईटीएफ थोड़ा यूनिक माना जाता है क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड किया जाता है, बस इतना फर्क है सबसे ज़्यादा। तो ईटीएफ मोस्टली ना पैसिव होते हैं, थोड़ा रिस्क फ्री होते हैं। उनका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक इंडेक्स का परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करना, सिर्फ एक इंडेक्स के बारे में अच्छे से बताना, एक इंडेक्स के ऊपर वर्क करना, बस उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब इसके डिटेल पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। तो पहला डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें जितनी भी परचेज सेल होती है, मतलब वो जो एएमसी कंपनी है ना, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके जरिए बाय एंड सेल होता है सारा कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन जो ईटीएफ होते हैं ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में रियल टाइम बेसिस पे एसेट, जैसे शेयर्स सेल और बाय होते हैं ना, वैसे ही ईटीएफ होते हैं। म्यूचुअल फंड के प्राइसिंग में अगर मैं बात करूं, उसकी प्राइसिंग
डे एंड एनएवी के बेस ऊपर बेस करती है, लेकिन ईटीएफ में जो प्राइसिंग है वो मार्केट प्राइस पे डिपेंड करती है। जो भी मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करेगा वैसे उसका प्राइस डिसाइड हो जाता है। मैनेजमेंट स्टाइल जो होता है ना वो एक्टिव और पैसिव, रिस्क फ्री और रिस्की दोनों होते हैं किसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। बट इंडेक्स बेस यानी सिर्फ पैसिव सोर्स के साथ चला जाता है किसके अंदर, हमारे ईटीएफ के अंदर। फिर म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो ईटीएफ से कहीं गुना ज़्यादा है। अरे भाई बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब अगर मैं बात करूं एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी मच हाई, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लेता है म्यूचुअल फंड। और सबसे बढ़िया बेनिफिट हमारे ईटीएफ का क्या है कि वहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। फिर उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम पॉसिबल दोनों होते हैं, लेकिन ईटीएफ के लिए आपको सबसे पहले डीमैट ओपन करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी ओपन करना पड़ेगा, देन आप 1 यूनिट बेसिस पे ही डीलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इतनी मतलब कह लो कॉम्प्लेक्सिटीज म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती आपको। फिर उसके बाद लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड में जो लिक्विडिटी है ना वो उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। पर कहीं ना कहीं ईटीएफ की लिक्विडिटी उस कंपनी पे डिपेंड नहीं करती, ईटीएफ की लिक्विडिटी मार्केट वॉल्यूम पे डिपेंड, ट्रेडिंग वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है। और म्यूचुअल फंड जो है वो कहीं ना कहीं आपसे एंट्री एग्जिट लॉट लेता रहता है। मतलब एंट्री और एग्जिट लॉट का मतलब है आने और जाने में कुछ ना कुछ अपना परसेंटेज उठाता रहता है, मतलब आपसे कुछ ना कुछ लेता रहता है। लेकिन ईटीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ईटीएफ आपसे कुछ भी रिडेम्पशन के टाइम पे या परचेज के टाइम पे कुछ भी पैसे नहीं लेता, एंट्री एग्जिट लॉट कुछ भी नहीं लेता। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हो तो फिर आप म्यूचुअल फंड में चले जाओ तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि नहीं भाई रिस्क फ्री रहना है, कम कॉस्ट में काम करना है, बढ़िया बेनिफिट लेना है, तो आप एक्सचेंज ट्रेड फंड्स को यूज कर सकते हो। तो अब सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या दिखा था आपको, एडवांटेज की बात करते हैं। तो उसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, एक्सपेंस रेशियो। देखो जी, क्योंकि ईटीएफ पैसिव होते हैं, थोड़ा सोच समझ के गए हुए होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट भी कम होती है। मतलब हर चीज में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। दूसरा, रियल टाइम ट्रेडिंग, मतलब ईटीएफ को शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ही इंट्राडे की तरह ट्रेड किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल टाइम है कि आप शॉर्ट टर्म बेसिस में ही सारी डीलिंग कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज में ही आप इसको डील कर सकते हो, आपको म्यूचुअल फंड के अंदर किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। डाइवर्सिफिकेशन भी आपकी बहुत कम लेवल पे हो जाती है, मतलब बहुत कम कॉस्ट के बेसिस पे हो जाती है। एक निफ्टी ईटीएफ जो होता है ना, उसको लेने से क्या होता है, आपका पैसा 50 कंपनीज में एक्सपोजर मिल जाता है आपको। एक निफ्टी 50 लेने से, यानी ईटीएफ का ईटीएफ निफ्टी 50 लेने से क्या होता है, आपका पैसा 50 या 100 कंपनी में डिवाइड हो जाता है, वो आपको हेल्प मिलती है वहां पे डाइवर्सिफाई करने में, और कितने कम पैसे में हो जाता है। फिर हाई ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ईटीएफ का पोर्टफोलियो हर टाइम आपको डिस्क्लोजर देता रहता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को पता होता है कि आपका एग्जैक्टली कब क्या होने वाला है, वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। कोई एंट्री एग्जिट लोड नहीं होता, सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज आपसे की जाती है, उसके अलावा कोई एंट्री एग्जिट का लोड आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता, तो ये भी एक बेनिफिट है। और बेटर टैक्स एफिशिएंसी का मतलब है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर काफ़ी कम होने की वजह से ईटीएफ का जो टैक्स बर्डन रहता है वो काफ़ी कम रहता है, तो ये इसका एक एडवांटेज आपको और मिल जाता है। ठीक है जी। बाकी इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज का क्या बेनिफिट, क्या नुकसान है आपका, मतलब इसमें क्या नुकसान है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ईटीएफ में आना चाहते हो, अगर आप बिगनर हो, तो आपको डीमैट अकाउंट खोले बगैर यहाँ पे डीलिंग करने नहीं दिया जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक बैरियर बन जाता है कि आपको वो करना ही पड़ेगा। दूसरा, लिक्विडिटी रिस्क बहुत है, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड है सारा कुछ, तो मार्केट जैसा वॉल्यूम दिखाएगी वैसा आपका पैसा ऊपर नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है कि डिफिकल्ट हो जाए सारा कुछ, मतलब बाय एंड सेल करना काफ़ी डिफिकल्ट है, लिक्विडिटी मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट है। ब्रोकरेज कॉस्ट भी ये लेता है। देखो जी, पैसे तो इसने भी लिए ही है ना, तो हर ट्रेड पे वो आपसे ब्रोकरेज कॉस्ट लेगा। माना कि एंट्री एग्जिट लॉट नहीं लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हर हर चीज़ में ब्रोकरेज लेगा आपसे वो, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। फिर उसके बाद नो एक्टिव मैनेजमेंट में रह गया था, वो देख लीजिएगा। ईटीएफ मार्केट को बीट बिल्कुल नहीं करती है, ध्यान से सुनना। ईटीएफ ना मार्केट को बीट बिल्कुल नहीं करती है, सिर्फ फॉलो करती है। तो बीट तो करा ही नहीं ना, फॉलो करा। तो अगर मार्केट कहेगी ऊपर जाओ, ये ऊपर जाएगा, मार्केट कहेगी नीचे जाओ, ये नीचे जाएगा। अरे भाई, बीट करने का मतलब है आप निकल के दिखाओ मार्केट से बाहर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है वहां पे। और प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंट्राडे वॉलेटिलिटी इसमें आती है, क्योंकि आप डे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। तो जब डे बेसिस पे ट्रेड होता है ना, तो एक दिन में कभी भी कुछ भी हो जाए, आपको कुछ नहीं पता चलता, तो कई बार इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ये एक इसका नुकसान रहता है। तो दैट इज ऑल फॉर योर ईटीएफ। अब जाते जाते जल्दी से बात करते हैं इन्वेस्टर्स, मतलब यू कैन से इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना
बेटर है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, ये आप कैसे समझते हो? इसके बारे में मुझे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ज़रिए बताइए म्यूचुअल फंड की। देखो, मैं इसका कोई ज़्यादा आपको कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अभी तक हमने बहुत कुछ इसके बारे में समझ लिया है। तो जनरली बस इसके वो देख लो, पॉइंट्स हेडिंग्स देख लो। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, यू नो वेरी वेल। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स आपको मिल जाते हैं। आप कहीं पे भी पैसा लगा दोगे तो आपका डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है। असेसिबिलिटी बहुत है क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपका सारा काम संभाल लेता है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो असेसिबिलिटी प्रॉपर मिलती है। प्लस आप स्मॉलर इन्वेस्टमेंट से पैसा लगा सकते हो। दूसरा, लिक्विडिटी इज ऑल्सो हेयर। कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इसलिए मिल जाती है क्योंकि आप एनी टाइम, कहीं देखो ओपन एंडेड फंड्स है ना, तो आप कभी भी बाय सेल कर सकते हो, वहाँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कुछ जगह पर लिक्विडिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। अफोर्डेबिलिटी, आप एसआईपी पे चले जाओ, 100 रुपये की एसआईपी आज कर सकते हो, तो वेरी अफोर्डेबल है। वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन मैंने बता दी, इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, हमने ऊपर पढ़ा ना स्कीम्स, राइट। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज म्यूचुअल फंड कहता है ना म्यूचुअल फंड सही है, यानी सारी डिस्क्लोजर्स आपको देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ इसके रिस्क बहुत है, पर इसके रेगुलर अपडेट्स कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर भी ये चीज़ चलती है, तो इसलिए इसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। दूसरा, और इसके बाद आता है रेगुलेटरी ओवरसाइट। सेबी इसको मैनेज करता है, तो कहीं ना कहीं सेबी का एक ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर कहते हैं एक अगर कोई अथॉरिटी है, कोई एक पर्सन है जो आपको ओवरसाइट कर रहा है, तो वो हमें एक हेल्प होती है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट भी आपको, जैसे ईएलएसएस में आपने पैसा डाल दिया तो वहाँ पे आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है, डिडक्शंस का। तो टैक्स बेनिफिट भी आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस में दिए जाते हैं। पर म्यूचुअल फंड के नुकसान किस जगह पर है? ये फीस और एक्सपेंस बहुत चार्ज करता है आपसे। अब कुछ प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करेगा तो उसका चार्ज भी तो बहुत ज़्यादा होगा। कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहता है भाई हम संभाल लेंगे आपका, अब आपको पता नहीं है वो क्या करेगा, आपको नहीं पता। अब लॉस हुआ तो आपको बियर करना पड़ेगा, उसको तो नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड आपको कई बार ऐसी ऑप्शन दे देता है, एफओएफ सुना है ना, फंड ऑफ फंड्स, मैंने बताया ऊपर, वैसी ऑप्शन में आप फंस जाते हो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, कई बार वो और नुकसान हो जाता है। मार्केट रिस्क, अब मार्केट कहते हैं ना म्यूचुअल फंड इज डिपेंड ऑन द मार्केट रिस्क, ऐसा कुछ लाइन आती है ना आपको समझ में, अगर आपने ध्यान से कोई ऐड देखी हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क रहता ही है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है। मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है आपके लिए। एंड आफ्टर दैट इज नो गारंटी रिटर्न। म्यूचुअल फंड ने कभी आपको बोला कि हम इतने रिटर्न तो आपको देंगे ही देंगे? कभी उसने ये बोला कि हमारी तरफ से इतने गारंटी रिटर्न पक्के हैं? नहीं भाई। तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे, हम हमारा लॉस हो गया तो लॉस होना है, आपका क्या जाना है, हमने उल्टा खर्चे भी किए ज़्यादा। इसके बाद लिमिटेड कंट्रोल ओवर टैक्स लाइबिलिटी। अब आपको बोल तो दिया है कि टैक्स बेनिफिट है, बट कितना टैक्स बेनिफिट है वो तो आपको पता लग गया, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो नहीं पता चलता कई बार। तो कई बार हम सोचते तो हैं कि हमने सही जगह इन्वेस्ट किया, पर उसमें रिटर्न इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार कि हमें फिर भी टैक्स देना पड़ जाता है। तो लिमिटेड कंट्रोल है हमारा वहाँ पे, हमें नहीं पता चलता कैसे मैनेज करना है, तो अगर बाद में लाइबिलिटी बन गई तो हमें बियर करना पड़ता है। सो दीज आर ऑल द लिमिटेशंस जो हमें म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, तो मैंने दोनों ही कवर कर दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, दैट्स इट। जाता है कि फैक्टरिंग क्या होता है और डिस्कस इट्स टाइप्स एंड प्रोसेस, यानी मैकेनिज्म, यानी इसके स्टेप्स बताओ। तो देखो, फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसमें बिजनेस अपने अकाउंट रिसीवेबल, जैसे कि जो कस्टमर से मिलने वाले क्रेडिट इनवॉइस होते हैं ना, उनको एक फैक्टर के नाम पे मतलब सेल कर देता है। और फिर फैक्टर बिजनेस जो होता है ना, वो इनवॉइस वैल्यू का 70 से 90% की जो अमाउंट है वो एडवांस में आपको तुरंत दे देता है, और बची हुई जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो जब कस्टमर उसे दे देगा तो उसमें से जो भी सेटलमेंट अमाउंट है वो करके आपको वापस कर देता है। तो कुल मिला के फैक्टरिंग का मतलब इनवॉइस को बेचकर इंस्टेंट पैसे ले लेना। अब ये होती कैसे है प्रोसेस? सबसे पहले बिजनेस सेल करता है गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी वो अपने कस्टमर को क्रेडिट पे माल बेचता है। क्लाइंट अपने कस्टमर को माल क्रेडिट पे जब दे देता है तो इनवॉइस बनाता है वहाँ पे, और फिर क्या करता है, क्लाइंट इनवॉइस की कॉपी को क्या करता है, फिर फैक्टर को भेज देता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, आप जो कॉपी है अपने कस्टमर मतलब कस्टमर इनवॉइस की, वो कहाँ भेज देते हो, फैक्टर को भेज देते हो, और फाइनेंस की रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ मुझे उसका पैसा दे दो। तीसरे नंबर पे फैक्टर सारी वेरिफिकेशन करता है, ऑथेंटिसिटी करता है कि कस्टमर वैलिड है ना, पता तो चले बाद में मुझे ही ना पैसे मिले, मेरा रिस्क आ जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, ये वेरिफिकेशन करनी ज़रूरी हो जाती है कि मतलब पेमेंट बिहेवियर जो है वो प्रॉपर चेक करना ज़रूरी हो जाता है। तो जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो फैक्टर आपको 70 से 90% एडवांस में दे देता है पैसा उसी समय, और देन फैक्टर देन क्या होता है,
ऑफ कोर्स फैक्टर कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है बाकी बची हुई पेमेंट, जब तक वो कर सकता है तब तक उस टाइम पीरियड के दौरान ड्यू डेट के बेसिस पे क्या कर लेता है, फैक्टर कस्टमर से पैसा उठा लेता है जितना भी पूरा लेना होता है। एंड देन फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है, कस्टमर से पूरा पेमेंट मिलने के बाद फैक्टर अपनी फीस, अपना इंटरेस्ट, अपने बैड डेट सारा कुछ खर्चा करके डिडक्ट करके बाकी का बचा हुआ बैलेंस और रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट फैक्टरिंग मैकेनिज्म, जिसमें 6 स्टेप्स होते हैं सिंपल। अब इसका मेन क्वेश्चन आता है कि इसके टाइप्स क्या हैं। तो देखिए टाइप्स में सबसे पहले आती है रिकोर्स फैक्टरिंग, जिसका मतलब है कस्टमर पेमेंट का रिस्क बिजनेस पर ही होता है। मतलब क्या है, जो कस्टमर के पेमेंट का रिस्क है ना वो बिजनेस का ही होता है, यानी अगर कस्टमर पे नहीं करेगा तो फैक्टर पैसा बिजनेस से ही रिकवर करने वाला है, ये बोला जाता है। यानी इसमें यू कैन से क्योंकि रिस्क अब बिजनेस का है तो फीस बहुत लो होती है इस फैक्टरिंग की दौरान, ठीक है। नॉन रिकोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो कि यहाँ पे जो रिस्क होगा ना वो आपका बिजनेस का नहीं होगा, ये सारा रिस्क फैक्टर खुद ले लेता है। यानी अगर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो बिजनेस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला, फैक्टर जाने और कस्टमर जाने हमने अपना भाई पूरा फीस पे करी है ये कहकर कि भाई फैक्टर अब तुम्हारा रिस्क है, तुम मुझे पैसे देना है दे दो, लेकिन ये रिस्क तुम्हारा रहेगा कि अगर कस्टमर से पैसे ना मिले तो, ठीक है। तो फैक्टर का जब रिस्क होता है तो वो नॉन रिकोर्स मान लिया जाता है। और अगर बिजनेस का खुद का रिस्क होता है यानी फैक्टर बिजनेस से वसूल सकता है बाद में, तो वहां पे वो चीज़ रिकोर्स मान ली जाती है। फिर आते हैं डोमेस्टिक फैक्टरिंग, जिसके नाम से क्लैरिटी हो रही है कि जब जो क्लाइंट और कस्टमर और जो फैक्टर होता है ना, ये तीनों पर्सन जो होते हैं जब वो सेम कंट्री में होते हैं तो वहां पे वो चीज़ डोमेस्टिक फैक्टरिंग मान ली जाती है। और इंडिया के डोमेस्टिक ट्रेड में कॉमन चीज़ क्या है, यही मानिए, मतलब इंडिया का डोमेस्टिक ट्रेड इसी के बीच में, यानी ये डोमेस्टिक ट्रेड के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल फैक्टरिंग की बात करूंगा तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में आप कुछ डीलिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको इंटरनेशनल फैक्टरिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन का अपना फैक्टर होता है और एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का अपना फैक्टर होता है। तो दो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए, एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए। और ये जनरली जब आप एक्सपोर्टर की बात करते हो वहां पे एक्सपोर्ट रिस्क को कम करने के लिए ये पर्सन्स इन्वॉल्व करे जाते हैं। देन आते हैं डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग। डिस्क्लोज का मतलब होता है जब कस्टमर को बताया जाता है कि भाई पेमेंट फैक्टर को तुमने करनी है, यानी फैक्टर का डिस्क्लोजर कस्टमर को दे दिया जाता है। और अनडिस्क्लोज का मतलब है कॉन्फिडेंशियल फैक्टर का मतलब है कि कस्टमर को फैक्टर के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगने दिया जाता, क्लाइंट खुद कलेक्शन करता है, मतलब खुद कलेक्शन कर देता है वहाँ पे, मतलब डिस्क्लोजर नहीं रहता कस्टमर को कि भाई तुम्हें किसको पैसे देने हैं या तुम्हें किसके पास पैसे पहुँचाने हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। वो नॉन सीक्रेटली सारा, मतलब सीक्रेटली सारा कुछ किया जाता है, ठीक है। देन आते हैं एडवांस फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग का मतलब है फैक्टर क्लाइंट को यहाँ पे क्या कर देता है, एडवांस में पेमेंट दे देता है कि चलो कोई बात नहीं। ये बहुत कम यूज़ होता है, पहली बात बता दूँ तो। नेक्स्ट आता है, वैसे हो जाता है आज के समय में यूज़ क्योंकि एडवांस देना भी पड़ता है दोनों तरफ से, तभी बात बनती है। देन आते हैं मैच्योरिटी फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग की बात करूं, इसका मतलब है कोई एडवांस नहीं मिलेगा, क्लाइंट को पैसा डायरेक्टली ड्यू डेट पे ही मिलेगा। यानी इसका कोई फायदा होगा, सोचो जरा, अरे भाई मैंने फैक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आप मुझे जल्दी पैसा दे सको, इसलिए तो किया नहीं है कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब पैसा ले लेंगे, नहीं ना। तो क्लाइंट को पैसा डायरेक्टली ड्यू डेट पर ही मिलता है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला ज़्यादा आपको, तो इसलिए ये फैक्टरिंग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करी जाती। देन आते हैं फुल सर्विस फैक्टरिंग। ये बहुत पुरानी फैक्टरिंग है आज के समय में, जिसमें क्या होता है फुल सर्विस का मतलब कोई भी फैक्टर जो आपने रखा है ना वो आपको सारी सर्विस देगा भाई, सारी की सारी, फाइनेंसिंग की सर्विस, कलेक्शन की सर्विस, लेजर मैनेजमेंट की सर्विस, इवन जो भी फैक्टर की मेन सर्विस है वो सारी सर्विस जहां पे मिलती हैं आपको, वो फैक्टर क्या होता है, फुल सर्विस फैक्टर माना जाता है। क्वेश्चन है कि फैक्टरिंग के फीचर्स क्या हैं और उसके फंक्शंस के बारे में भी बताइए। तो जल्दी से अगर देखते हैं कि फैक्टरिंग के फीचर में है सबसे पहला इंप्रूव्ड कैश फ्लो। देखिए फैक्टरिंग बिजनेस ना तुरंत आपको पैसा प्रोवाइड कर देता है, यानी क्रेडिट इनवॉइस के बदले में आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अपने पैसे को, मतलब कैश में आप जल्दी से कन्वर्ट करवा सकते हो अपने इन्वॉइसेस को, और इससे बिजनेस के डेली के खर्चे भी पूरे हो जाते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद रिस्क ट्रांसफर का मतलब है जो नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग बोला था ना मैंने, उसमें आपका रिस्क किसके पास चला जाता है, फैक्टर के पास चला जाता है, आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। आउटसोर्स क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो फैक्टर है वो क्रेडिट चेकिंग करता है, वो रिमाइंडर पूरा रखता है, वो फॉलो अप करता है। तो कहने का मतलब कस्टमर का आधा बर्डन आपका उसके ऊपर चला गया, अब फैक्टर करेगा जो भी काम करेगा, यानी आपको अपने डेली के आपके अपने जो मेन ऑपरेशंस है ना उस पर फोकस करने के लिए बोला जाता है। तो फैक्टर होने से आपके बहुत सारे काम और भी आसान हो जाते हैं कि आपको फालतू वाले काम नहीं करने हैं, रिमाइंडर देते रहना ये वो, ठीक है, तो वो सारे काम फैक्टर देख लेता है।
फिर आपके पास एक नॉन रिकोर्स और रिकोर्स ऑप्शन, यानी ये ऊपर से कनेक्टेड पॉइंट है कि बिजनेस अपने प्रेफरेंस के हिसाब से फैक्टरिंग के टाइप चूज कर सकता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना सा पॉइंट आप कह सकते हो कि आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप कोई भी टाइप यूज कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही टाइप यूज करना है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बिजनेस ये डिसाइड खुद कर सकता है कि कितने परसेंट इनवॉइस मैंने फैक्टर को देने हैं। क्या मैंने सारे फैक्टर को इनवॉइस देकर पैसा उठाना है या कुछ सिलेक्टिव इनवॉइस देकर पैसे उठाने हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड है। यानी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने परसेंट पैसे ही मिलेंगे या इतने इनवॉइसेस के बदले में मिलेंगे। देन पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ का मतलब है कि इमीडिएटली आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, यहाँ पे पैसा उसी समय मिल जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि बिजनेस इन्वेंट्री बढ़ा सकता है बड़े आराम से, डिस्काउंट ले सकता है, तो सेल भी इंक्रीज हो जाएंगी, तो ये बेनिफिट भी रहता है आपको। तो ये बेनिफिट भी थे एक तरीके से कहीं ना कहीं तो। लेकिन अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। देखिए फंक्शंस में तो पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है, मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन उसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि उससे क्या होता है। देखो इंप्रूव कैश फ्लो का मतलब है जब आपको पैसा जल्दी मिला जाता है ना, तो आपके डेली के खर्चे पूरे हो जाते हैं। तो डेली के खर्चे पूरे हो जाते हैं तो क्या क्या एक फ़ायदा मिला, आप वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकते हो। दूसरा फैक्टरिंग का फंक्शन होता है वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, ये आप ऊपर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा ऐड ऑन करना पसंद करूंगा। फैक्टर अकाउंट रिसीवेबल का पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन करता है। मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट का काम है ना, प्रॉपर रिकॉर्ड वाला काम है, वो फैक्टर संभाल लेता है। जैसे इनवॉइस की ट्रैकिंग करना, लेजर मैनेजमेंट करना, यानी आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। तो ये एक फंक्शन होता है फैक्टर का। फैक्टर फिर क्या करता है, एक रिस्क मिटिगेशन का काम भी करता है। रिस्क मिटिगेशन का मतलब है फैक्टरिंग आपको हेल्प करती है कि अगर कोई नॉन पेमेंट या डिले पेमेंट हो रही है तो वो फैक्टर देखेगा, अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बेनिफिट, मतलब ये काम किसका होता है, फैक्टर का होता है। फैक्टर ये भी चेक करेगा या ये भी देखने में काम आता है कि क्रेडिट कंट्रोल कैसा चल रहा है, कलेक्शन सिस्टम कैसा चल रहा है, या कलेक्शन सिस्टम के काम आता है। यानी फैक्टर का काम होता है कि कस्टमर की क्रेडिट वर्जिनेस चेक करके ही बिजनेस से इन्वॉइसेस को इकट्ठा करना। तो कहीं ना कहीं फैक्टर एक हेल्प करता है बिजनेसमैन की कि भाई मैं इसलिए उस कस्टमर के इन्वॉइसेस आपसे नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी नहीं है। अब बिजनेस भी अवेयर हो जाएगा उस कस्टमर के बारे में, तो ये एक तरह सा फायदा भी हो जाता है बिजनेस वालों को। तो फैक्टर का काम क्या है कि जो भी काम करना है सबसे पहले क्रेडिट वर्दिनेस चेक करनी है, रिमाइंडर भेजने हैं, फॉलोअप करना है, बहुत सारे काम कस्टमर से रिलेटेड फैक्टर कर देता है। फिर उसके बाद आते हैं फाइनेंसिंग ग्रोथ। देखिए फाइनेंसिंग ग्रोथ का एक सिंपल सा मतलब ये रहता है कि जो फैक्टरिंग होता है ना, वो बिजनेस को ग्रोथ में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब पैसा जल्दी से मिलेगा, आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेज रहेगी, आप कोई भी काम बड़ी जल्दी से कर पाओगे, आपके पास पैसे की कभी भी शॉर्टेज नहीं आने वाली। तो जब शॉर्टेज नहीं आएगी तो आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, आप नए प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कोई नए हायर एम्प्लॉयज़ को जल्दी से हायर कर सकते हो, यानी आपका काम कभी रुकेगा नहीं। तो उससे क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती रहती है, आप एक्सपेंड भी करते रहते हो। देन अगले काम में कहीं ना कहीं फैक्टरिंग क्या कैसे काम आता है, एक्सपर्टीज के भी काम आता है। मतलब फैक्टरिंग का आधा काम क्या होता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी सर्विसेज भी कौन देता है, हमें फैक्टर देता है। तो फैक्टर बिजनेस को क्रेडिट पॉलिसी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, सेल्स की स्ट्रेटेजी, इन सब चीज़ों पे भी गाइड करने के लिए बना हुआ है। और फिर इसके बाद फैक्टरिंग आपको अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट की भी हेल्प करता है, यानी फाइनल सेटलमेंट जो है ना, वो पूरा पेमेंट रिसीव कितना करना है, कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग इन्वॉइसिंग, कलेक्शन, रिसीवेबल फंक्शन, ऑल ऑल ओवर द थिंग्स है ना, जो वो सारा कुछ किसके हाथ में होता है, फैक्टर के हाथ में होता है। यानी कुल मिला के फैक्टर रिसीवेबल मैनेजमेंट का पूरा हेड बन जाता है जब हम उसको इस काम के लिए रख लेते हैं। तो प्रॉपरली कौन कौन से फंक्शंस हो गए वो आप देख सकते हो। कैश फ्लो इंप्रूव करना, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने का मतलब फाइनल सेटलमेंट का पूरा काम भी किसके हाथ में है, फैक्टर के हाथ में होता है। रिस्क मिटिगेशन, वो आपका रिस्क कम कर देता है जब वो आपसे बिजनेस मतलब आपसे पैसे ले लेता है। मतलब बिजनेस को ये कह देता है नॉन रिकोर्स के अंदर कि भाई सारा रिस्क मैं देखने वाला हूँ, तो वो वहाँ पे बिजनेस का रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद फैक्टर का आधा काम होता है क्रेडिट कंट्रोल को भी चेक करना, मतलब क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना कस्टमर की। उसका ये भी काम होता है कि बिजनेस की हेल्प करना एक्सपेंशन होने में, ताकि उसको जल्दी से जल्दी पैसा मिले और बिजनेस भी आगे ग्रो होता रहे। उसके बाद एक्सपर्टीज यानी गाइडेंस देने का काम भी फैक्टर का ही रखा गया है। एंड द लास्ट वन यू आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू इज अकाउंट रिसीवेबल, मतलब पूरे काम मैनेज करना, जैसे रिमाइंडर भेजना, फॉलो अप करना, क्रेडिट वर्जिनेस चेक करना, ये सारे काम किसके हैं, फैक्टर के हैं। यानी कुल मिला के अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट का काम भी किसका है, फैक्टर का। अब हम बात करते हैं कि जो फैक्टर का कंसेप्ट है ना, वो एक फोर फेटिंग के कंसेप्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब कुछ बच्चों को ये होता है फोर फेटिंग और फैक्टरिंग दोनों सिमिलर है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। फोर फेटिंग और जो फैक्टरिंग है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
तो देखो जो फोरफेटिंग होता है ना आपका, दैट मतलब अगर मैं बात करूँ पहले नंबर पे फैक्टरिंग का तो समझ आ गया आप सभी को। फैक्टरिंग क्या था? एक प्रोसेस था जहाँ बिजनेस शॉर्ट टर्म इनवॉइस एक फैक्टर को सेल कर देता है जल्दी से पैसा लेने के लिए। और फोरफेटिंग क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंसिंग मेथड होता है जहां एक्सपोर्टर अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट रिसीवेबल को फोरफेटर को दे देता है, सेल कर देता है और बदले में इमीडिएट कैश ले लेता है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बात हो रही है, तो फोरफेटर जो होता है वो जनरली एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स में डीलिंग करता है। यानी जब हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए रिस्क कम, मतलब एक्सपोर्ट्स के लिए पैसा ले रहे हैं, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब फोरफेटर आता है। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे पहले अगर मैं पीरियड की बात करूं तो फैक्टरिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है और फोरफेटिंग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आता है। जो फैक्टरिंग है उसका यूज़ ज़्यादातर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों होते हैं, बट फोरफेटिंग का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में ही होता है। अगर मैं डेट की बात करूं तो जो फैक्टरिंग है वो मल्टीपल इन्वॉइसेस कंटिन्यू बेसिस पे कवर करता है, लेकिन जो फोरफेटर का काम है वो सिर्फ एक इन्वॉइस में डील करता है, यानी वन टाइम एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस की वैल्यू में डील करता है, वो बार बार इन्वॉइसेस में डीलिंग नहीं करता, मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे इन्वॉइसेस की डीलिंग नहीं करता। फिर उसके बाद रिस्क कवरेज की बात करूं तो जनरली रिकोर्स और नॉन रिकोर्स, यानी रिस्क फैक्टर का भी हो सकता है और बिजनेस का भी हो सकता है, तो ये फैक्टरिंग के अंदर आता है। लेकिन फोरफेटर में 100% रिस्क किसका है? फोरफेटर का ही है। अब क्योंकि ना एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सारा रिस्क फोरफेटर का है, तो ज़रा आइए ज़रा सिक्योरिटी पॉइंट पे। तो भाई सारा रिस्क फोरफेटर का है तो फैक्टरिंग में सिक्योरिटी नहीं ली जाती क्योंकि वहाँ रिस्क बदल जाता है, पर फोरफेटर में बैंक गारंटी भी ली जाती है इंपोर्टर के बैंक से, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क उठा लिया जाता है फोरफेटर के द्वारा। इसके अलावा सर्विसेज कौन कौन से मिलती हैं? फैक्टर आपको फाइनेंस, कलेक्शन, लेजर मैनेजमेंट ये सर्विसेज देता है, पर फोरफेटर आपको सिर्फ एक सर्विस देता है, वो है प्योर फाइनेंसिंग। वो सिर्फ आपको पैसे की सर्विस देता है, वो कोई कलेक्शन सर्विस नहीं देता, कोई लेजर सर्विस नहीं देता, उसका काम सिर्फ पैसा उठाना ही है, पैसा मतलब पैसा प्रोवाइड करना ही है, प्योर फाइनेंसिंग डीलिंग है, उसके अलावा कोई काम फोरफेटर का नहीं होता। अब फैक्टरिंग जो है वो लो कॉस्ट वाली भी होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ रिस्क बदल भी जाता है, सब कुछ एक डोमेस्टिकली हो रहा है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में फोरफेटर इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वहाँ कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है। और जनरली फैक्टरिंग का कंसेप्ट वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करना और रेगुलर सेल्स इंप्रूव करने का होता है, और फोरफेटर का कंसेप्ट एक्सपोर्ट्स के लिए रिस्क फ्री लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना और एक्सपोर्ट रिस्क को कम करना बिजनेस के लिए, ये उसका मेन काम होता है। अब फोरफेट के बारे में पढ़ा आपने, फोरफेटिंग के बारे में पढ़ा आपने, तो वहाँ एडवांटेज क्या दिखा आपको? 100% रिस्क प्रोटेक्शन किसकी है? बिजनेस को मिल जाती है जब वो फोरफेटर के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, यानी फोरफेटर पूरा डिफॉल्ट पॉलिटिकल और करेंसी रिस्क उठा लेता है। इमीडिएट कैश फ्लो का मतलब है एक्सपोर्टर को पूरे लॉन्ग टर्म रिसीवेबल के बदले में उसी समय पैसा मिल जाता है। इसके अलावा फोरफेटर का अगला एडवांटेज आता है नो नीड टू चेज द फॉरेन बायर। आपको कोई रिस्क नहीं रहता कि भाई आपको दूसरी कंट्री में जाकर किसी बायर को ढूंढना पड़ेगा, आपको यहीं बैठे फोरफेटर से पैसे मिल जाएंगे। अब फोरफेटर जाने और इंपोर्टर उधर से इंपोर्टर जाने, मतलब सॉरी एक्सपोर्टर जाने जिसको हम पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाता है। ठीक है। रिमूव डेट, सॉरी डेट फ्रॉम द बैलेंस शीट। अब देखो डेट, अब डेट वर्ड क्या होता है? एक तरीके से आपने उधार लिया कहीं से, तो रिसीवेबल जो होते हैं ना, डेटर, सॉरी डेटर, यहाँ पे आप कह सकते हो जो डेटर बने हुए हैं ना मेरे, वो रिमूव हो जाते हैं, यानी जो रिसीवेबल हो जाते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं बैलेंस शीट से। उससे क्या हो जाता है? लिक्विडिटी पोजीशन रिमूव इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट ग्रोथ भी होने लग जाती है। एक्सपोर्टर क्या करता है? अट्रैक्टिव क्रेडिट टर्म आपको देता रहता है। देखो एक्सपोर्टर क्या करता है, जो अट्रैक्टिव क्रेडिट टर्म्स होती है ना, क्रेडिट टर्म्स, वो आपको मतलब वो दे सकता है बायर्स को। उससे क्या होता है? सेल्स बढ़ने लग जाती हैं। एक्सपोर्टर एक तरह से क्रेडिट टर्म्स देता रहता है बढ़िया बढ़िया, एक बायर को लालच आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ने के चांस रहते हैं। और फिर आते हैं एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है ना, वो भी यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट डीलिंग करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो पेमेंट जो है वो अप फ्रंट मिल जाती है, तो करेंसी फ्लक्चुएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ पे। अब नुकसान क्या मिलेंगे फोरफेटर के? देखो जी, हाई कॉस्ट है सबसे ज़्यादा। अब इतना सारा रिस्क उठाएगा तो बंदा वही ज़्यादा तो पैसा लेगा ही ना आपसे, एक्स्ट्रा चार्जेस तो लेगा ही ना आपसे। अब 100% रिस्क लेगा तो डिस्काउंट रेट भी तो ज़्यादा होगा ना फिर वहाँ पे आपका। और दूसरा दूसरा लॉस क्या है? ओनली फॉर लार्ज एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। देखिए जी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना वही ले सकते हैं ऐसा काम, अदरवाइज छोटे स्मॉल स्मॉल एक्सपोर्टर्स तो बस भूल जाओ भाई। ठीक है।
देन आते हैं रिक्वायर द बैंक गारंटी। अब क्योंकि आपको इंपोर्टर के बैंक से गारंटी भी चाहिए, इंपोर्टर की बैंक से गारंटी अगर नहीं होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे हमारा फोरफेटर मानेगा नहीं। तो फोरफेटर मनाने के लिए गारंटी लेनी है, और गारंटी बैंक इतनी आसानी से देगा नहीं, और इतनी कहते हैं ना एक्सपेंसिव है वो गारंटी कि आधा खर्चा वहाँ पे भी चला जाएगा। तो क्या फ़ायदा इतना सारा करने का, ठीक है। और फिर आते हैं लिमिटेड टू मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देखो जी, ये जो फोरफेटर है ना, ये सिर्फ मीडियम से लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए सक्सेसफुल है, शॉर्ट टर्म के लिए फैक्टरिंग ही आपको आना पड़ेगा। तो इसीलिए फोरफेटर बड़े लंबे समय के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तब फायदेमंद है, वहाँ पे छोटे समय के लिए फायदेमंद नहीं है। और नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द कंट्री, और फोरफेटर ऐसी चीज़ है जो अभी तक सारी कंट्रीज में अवेलेबल ही नहीं है। तो आप अगर अगर ऐसी कंट्री में डीलिंग कर रहे हो जहाँ पे फोरफेटर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। डन। तो ये हो गया आपका फोरफेटर का कंसेप्ट। अब अगला क्वेश्चन है, वो अगला टॉपिक क्रिएट कर देता है, वो है मर्चेंट बैंकिंग का। तो देखिए जी, मर्चेंट बैंकिंग का मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एक्सपेक्टेशन के साथ। तो मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी होते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है एक बार वो देख लेना। क्वेश्चन आपका एक ही है कि व्हाट इज द नेचर, व्हाट हु इज मर्चेंट बैंकर, नेचर, फंक्शन और रोल क्या है मर्चेंट बैंकर का आज के दुनिया में, यानी क्रिटिकली बताइए कि फाइनेंशियल मार्केट में मर्चेंट बैंकर क्या कर रहा है। तो मर्चेंट बैंकर एक स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है जो कंपनी की कैपिटल मार्केट और कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होते हैं ना, उसमें एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब ये वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जो कंपनी को फंड रेज करने में, आईपीओ लॉन्च करने में, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप ये देख देख भी सकते हो जो मैंने अभी बोला, उसके सारे वर्डिंग्स को मैंने यहाँ लिख दिया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मर्चेंट बैंकर जो है वो एक तरीके का ऐसा पर्सन है जो बहुत सारी सर्विसेज आपको देता है, बहुत सारी स्पेशलाइज सर्विसेज आपको देता है। ये एक ऐसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है जो फंड रेज करने में, आईपीओ इशू करने में, मर्जर एक्वाजिशन के प्लान करने में, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसी सर्विसेज में आपको बहुत सारी हेल्प करता है। तो इंडिया में जो मर्चेंट बैंकर है ना, मतलब इंडिया में जो मर्चेंट बैंकर होते हैं उनको ना सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसलिए मर्चेंट बैंकर कुछ गलत काम नहीं करते हैं, या गलत काम करने से पहले उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि सारी रेगुलेशन सेबी के हाथ में होती हैं। अब नेचर क्या है, ये एडवाइजरी नेचर के होते हैं। मतलब मर्चेंट बैंकर से ज़्यादातर हम कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं, या कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको देता है जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, मर्जर एंड एक्वाजिशन की एडवाइस हो गई, या वैल्यूएशन रिलेटेड आपको सारी एडवाइसेस इससे मिल जाती हैं। मर्चेंट बैंकर का नेचर नॉन फंड बेस्ड सर्विस पे आता है, यानी ये नॉर्मली आपको पैसे का लेन देन करने के लिए नहीं बैंक बना। अब देखो, बैंक का काम पैसा लेन देन होता है ना, नहीं, मर्चेंट बैंकिंग पैसा लेन देन में सबसे पहले नहीं है, ये एक्सपर्टीज सर्विस और एडवाइजरी सर्विसेज देने में सबसे पहले माना जाता है। फिर आता है स्पेशलाइज प्रोफेशनल सर्विस, फाइनेंस की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में, इन्वेस्टमेंट की फील्ड में, सबकी डीप नॉलेज का कंबाइंड नॉलेज किसके पास होता है? मर्चेंट बैंकर के पास होता है। हाई लेवल कोऑर्डिनेशन रोल भी इसका ही होता है। मर्चेंट बैंकिंग जो सिस्टम है ना, वो कंपनी, इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकर, इन सब के बीच का लिंक बना के रखता है। यानी आपको किसी भी तरह की फाइनेंस फील्ड में कंपनी, इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब का लिंक करके कुछ कंबाइन नॉलेज चाहिए ना, तो वो आपको क्या कौन देता है? मर्चेंट बैंकर बना के देता है। मर्चेंट बैंकर एक रेगुलेटेड एक्टिविटी है। मर्चेंट बैंकिंग क्या है, मतलब मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है, जो सेबी रजिस्ट्रेशन है ना वो कंपलसरी है। ट्रांसपेरेंसी उससे क्या होती है? इंश्योर हो जाती है, आपको फायदा मिलता है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहता है। एंड इसके अलावा फी बेस्ड सर्विसेज है। अब देखो, इतनी सारी सर्विसेज देगा तो मर्चेंट बैंकर फ्री में तो देगा नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ फीस भी आपसे चार्ज करी जाएगी। मैनेजमेंट फीस हो गया, एडवाइजरी फीस हो गया, सब चीज़ों की फीस आपसे ली जाती है। अब मर्चेंट बैंकर करता क्या है? अरे भाई, आधे से ज़्यादा फंक्शन मैंने बता ही दिया, बट स्टिल एक आधे थोड़े क्लैरिटी में पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आता है इशू मैनेजमेंट, एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मर्चेंट बैंकर इज इशू मैनेजमेंट। मर्चेंट बैंकर आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, इन सब प्रोसेस को हैंडल करता है। यानी आपको अगर नहीं आता काम तो आप मर्चेंट बैंकर को सौंप देना, वो प्रोसेस प्रोस्पेक्टस भी बना देता है, सेबी अप्रूवल तक ले लेता है, अंडरराइटर भी अपॉइंट करवा देता है, मार्केटिंग और अलॉटमेंट सब कुछ मैनेज करने के लिए मर्चेंट बैंकर होता है। तो आपको आधा काम वहीं पे आपका खत्म हो जाता है, यानी आपको कुछ करना नहीं है, बस मर्चेंट बैंकर अलॉट करना है और ये काम हो जाएंगे। अंडरराइटर ऑफ द सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है, अगर इश्यूज सब्सक्राइब नहीं होते हैं, यानी आपने किसी को, मतलब आपने पब्लिक को बोला कि आप शेयर्स ले रहे हैं, तो पब्लिक ने लिए जरूर, पर उतने नहीं लिए जितने जरूरी थे। बट अब जरूरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करता है मर्चेंट बैंकर? वो शेयर खुद ले लेता है, एश्योर्ड कर देता है, उतने फंड मैं दे देता हूं, ठीक है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज भी कौन देता है? मर्चेंट बैंकर देता है, कि कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ये सब पर एडवाइस कौन देता है? मर्चेंट बैंकर दे देता है।
मर्चेंट बैंकर कंपनी के वैल्यूएशन, नेगोशिएशन, डील रिस्ट्रक्चरिंग, लीगल कंप्लायंस, इन सब सिस्टम्स को मर्चेंट बैंकर हैंडल करने के लिए बना हुआ है। यानी वो कुल मिला के मर्जर करना चाहिए, एक्विजिशन करना बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ों की लिंक मर्चेंट बैंकर बना के दे देता है। प्रोजेक्ट काउंसलिंग का काम भी कहीं ना कहीं मर्चेंट बैंकर के ज़रिए हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, फिजिबिलिटी स्टडी करना, इन सब को प्रिपेयर करने का काम मर्चेंट बैंकर देख सकता है। तो उसके पास ये कैपेबिलिटी है, तो हमें बस क्या करना है, मर्चेंट बैंकर को काम देना है वो वाला। मर्चेंट बैंकर की सर्विसेज में और क्या चीज़ें आ जाती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस भी आ जाती है। जो बड़े बड़े हाई वर्थ क्लाइंट होते हैं ना, हाई नेटवर्थ वाले क्लाइंट, उनके इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो वो खुद मतलब उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को वो मैनेज खुद थोड़ी करते हैं, वो मर्चेंट बैंकर को दे देते हैं। और मर्चेंट बैंकर जो बड़े बड़े हाई नेटवर्थ वाले क्लाइंट होते हैं ना, उनका पोर्टफोलियो खुद मैनेज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपने जो अंबानी वगैरह है ना, वो अपना काम खुद नहीं करते हैं, वो वहाँ पे मर्चेंट बैंकर को ही देते हैं सारा काम। इसके अलावा लोन सिंडिकेट करना, यानी बड़े बड़े लोन्स को बैंक से कैसे अरेंज करना चाहिए, क्या बड़े बड़े लोन मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन प्रपोजल कैसे पास करवाना है, ये मर्चेंट बैंकर के ज़रिए थोड़ा ईजी हो जाता है अगर आपके पास मर्चेंट बैंकर अच्छा है तो। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का भी काम, जैसे एफडीआई, एफपीआई, ये सब चीज़ें इशू करवानी होती हैं, और ये सब इशू में भी हेल्प कौन कर सकता है, मर्चेंट बैंकर कर सकता है। तो और इसके अलावा ना अदर एडवाइजरी ऑन अदर सर्विस मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ एडवाइजरी ऑन द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब होता है कि जो सिक यूनिट होते हैं ना, सिक यूनिट, बीमार यूनिट, ठीक है ना, उनको रिवाइव करना, मतलब अगर वो खड़े हो सकते हो तो मर्चेंट बैंकर उनको भी देखता है, ताकि हमारी कंट्री में कुछ उसका भी रोल हो सके, कुछ कुछ तो बढ़िया हो सके। डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, डेट्स के सिस्टम्स को बदल देना। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का सिस्टम, कि कैसे बदल के सारा काम सही किया जा सकता है, ये सब चीज़ें किसके हाथ में होती हैं, मर्चेंट बैंकर के हाथ में होती हैं। तो ये सब काम मर्चेंट बैंकर के अंडर आ जाते हैं। तो ये वैसे रोल भी आप इसी के अंदर कवर कर सकते हो, बट कुछ फर्दर पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। कैपिटल मोबिलाइजेशन, की मर्चेंट बैंकर इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रहा है, तो वो कैपिटल को मोबिलाइज कर रहा है। इंडियन कंपनी के आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, फॉरेन मार्केट से फंड लेकर फंड रेज करने, देखो आपको मर्चेंट बैंकर से आसान हो जाता है ना इंडियन कंपनीज को क्या करना, फंड रेज करना, क्योंकि मर्चेंट बैंकर इंडियन कंपनीज को मदद कर रहा है कहीं ना कहीं फंड रेज करने में। और जितना ज़्यादा फंड कंपनी रेज कर लेगी, उतना ज़्यादा वो ग्रो कर सकती हैं, और जब कंपनी ग्रो करेंगी तो किसका फ़ायदा होगा, कैपिटल मोबिलाइजेशन आ जाएगी। फिर स्ट्रेंथनिंग द कैपिटल मार्केट, रेगुलेटरी कंप्लायंस आप वैसे तो फॉलो नहीं कर पाओगे, पर अगर एक मर्चेंट बैंकर रखा होगा तो वो सारी चीज़ों को सोच समझ के करेगा। तो वहाँ पे आपकी कैपिटल मार्केट की कंप्लायंस भी पूरी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर हो रही है, मार्केट भी स्टेबल रहती है, और आपको भी कंप्लायंसेस का इशू नहीं आता। प्रमोशन ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप, देखिए जी मर्चेंट बैंकर कहीं ना कहीं नए ऑन्टरप्रेन्योर्स को देखो नए ऑन्टरप्रेन्योर जो होते हैं ना, उनको दिक्कत आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, तो मर्चेंट बैंकर उनकी मदद करने के लिए वहाँ रेडी होते हैं। वहाँ पे फंडिंग सपोर्ट भी अगर लेना हो ना, तो मर्चेंट बैंकर उनको दिलवाने में तैयार होते हैं। इसके बाद एफिशिएंट एलोकेशन के बारे में बात करी जाए, तो जो वाइबल प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो मर्चेंट बैंकर को पता होता है, वो चैनलाइज करते रहते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में कब इन्वेस्टमेंट करके कहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो वो मर्चेंट बैंकर आपकी वहाँ मदद कर देते हैं। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ की बात करूँ, तो मर्जर, एक्वाजिशन, रीस्ट्रक्चर, इन सब में सपोर्ट करने का हेल्प जो मिलता है ना, वो मर्चेंट बैंकर से हमें मिल जाता है, जिससे कंपनी ग्रो होती रहती है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन, ये मैंने ऊपर पॉइंट बता दिया, ये ऑलरेडी आपका क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। देखो कॉर्पोरेट एक्सपेंशन का अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूँ, देखो मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, कंपनी की मदद करते हैं ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो जब कॉर्पोरेट एक्सपेंशन होगी, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा, एम्प्लॉयमेंट पे आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती दिख जाएगी आपको, ग्रोथ होती दिख जाएगी आपको, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आखिर में क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। यानी ड्यू डिलिजेंस और डिस्क्लोजर के जरिए इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो वो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जब हम ग्रो कर रहे हैं, और इन्वेस्टर अगर आप कॉन्फिडेंट होगा ना, तो सारा काम बन जाता है। क्लियर? So these are all the points.